Hello everyone, this is Archana and I welcome you all on क्रैक एग्जाम अड्डा चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है और आपके नेट के एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। तो टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ असेसमेंट, और टाइप्स ऑफ असेसमेंट में ही हम पढ़ेंगे। हम दो तरीके के असेसमेंट पढ़ेंगे, जो कि पहला है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा है हमारा समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज रिफर्ड एज एजुकेटिव असेसमेंट। सेकेंड इज है नोइंग एज असेसमेंट फॉर लर्निंग। थर्ड इज आइडेंटिफाइंग एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस दैट नीड टू इम्प्रूव, and fourth is ongoing feedback, fifth is need not to make decisions, and sixth is no grading is given। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, मैं आपको एक बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जब आप ड्यूरिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट में, जब आप बच्चे को क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हो, है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरेशन में जो भी आप बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, जो भी आप बच्चे को टॉपिक पढ़ा रहे हो, पढ़ाते वक्त ही जब आप बच्चे से उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करते हो, उनसे पूछते हो, है ना, कुछ भी जो भी आपने पढ़ाया, आप उससे रिलेटेड आप बच्चों से जो पूछ रहे हो, तो बच्चा रिस्पॉन्स दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, तो वो किसके अंदर आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। क्योंकि हमने ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, पढ़ाने के दौरान ही बच्चे को असेस कर लिया कि बच्चे को वो टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि ये बोला गया है कि नोन एज असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोलते हैं। किसको? फॉर्मेटिव असेसमेंट का दूसरा नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। बच्चे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं कि बाय चांस हमने कोई टॉपिक पढ़ाया और बच्चे को वो समझ में ही नहीं आया, और अगर जो हमने बच्चे को असेस नहीं किया उसी वक्त, तो क्या होगा, बच्चा वही आधा अधूरा टॉपिक सीख के जाएगा और उसको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, तो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो लो हो जाएगी। तो बच्चे की परफॉर्मेंस को जब हमें इम्प्रूव करना होता है, तब हम किस असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में ड्यूरिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द लेक्चर, है ना, स्टूडेंट क्या करता है, टीचर को फीडबैक देता है, स्टूडेंट टीचर को फीडबैक देता है, और टीचर भी स्टूडेंट को फीडबैक देता रहता है। तो ये क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द टीचिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे होता क्या है कि बच्चे की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अब तो हुआ क्या कि बच्चे की इम्प्रूवमेंट में, बच्चे की लर्निंग में हम क्या करते हैं, बच्चे की लर्निंग में स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, कि उसने कोई भी चीज नहीं सीखी है तो उसको हम उसी लेक्चर के दौरान या उसी ड्यूरेशन में बच्चे के जो डाउट्स हैं उनको हम क्लियर कर सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पे हम बच्चे को ग्रेडिंग नहीं देते हैं, है ना, बच्चे को हम मार्क्स नहीं देते हैं इन द फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब बच्चे को मार्क्स हम क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम ड्यूरिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट ही बच्चे को असेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बच्चे को मार्क्स देने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और आपको एग्जाम में ये बहुत ही फायदा करेंगे। तो पहला क्या है आपका कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ड्यूरिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन होता है, इसमें बच्चे को ग्रेड्स नहीं दिए जाते हैं और बच्चे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का स्कोप होता है। तो ये पूरा प्रोसेस किसके अंदर आता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर। एक टीचर जब बच्चे को असेस करता है तो ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। अब सेकंड आपका असेसमेंट है समेटिव असेसमेंट। अब जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ समराइजेस द डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट है नोन एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। समेटिव असेसमेंट नीड टू मेक डिसीजंस, है ना, नीड्स ग्रेडिंग। फिफ्थ इज नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। थर्ड, सिक्स्थ इज गिवन जजमेंट। अब मैं आपको ये पॉइंट्स तो याद रखने ही रखने हैं। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ कि समेटिव असेसमेंट होता क्या है
कि जैसे हमने बात की फॉर्मेटिव असेसमेंट की, जो कि ड्यूरिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन हो रहा है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है कि जब हम बच्चे को ओवरऑल सारा कुछ पढ़ा लेते हैं और पढ़ाने के बाद जब हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं, पढ़ाने के बाद जब हम बच्चे को टेस्ट करते हैं, तो वो किसके अंदर आते हैं? समेटिव असेसमेंट के अंदर आते हैं। और समेटिव असेसमेंट का दूसरा नाम क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, है ना। तो अब इसमें क्या है कि बच्चे को मार्क्स मिलते हैं, बच्चे को ग्रेड्स दिए जाते हैं, है ना। उनको एक मार्क्स दिए जाते हैं कि आपका 50 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 50 में से कितने नंबर मिले। तो वहां पे जब आपका समेटिव असेसमेंट होता है तो वहां पे आपके इम्प्रूवमेंट में कोई भी स्कोप नहीं होता है। आप वहां पे कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी फाइनल एग्जाम दे दिया है। समेटिव यानी कि पूरा योग, है ना, पूरा सम, आपने पूरे साल की पढ़ाई का एग्जाम दे दिया है। तो वहां पे क्या होगा? आपको जज किया जाएगा, आपका जजमेंट होगा, है ना। जजमेंट किसके बेसिस पे होगा? आपके मार्क्स पे बेसिस पे होगा। जो भी आपको ग्रेड्स मिले हैं उसके बेसिस पे क्या होगा? आपका जजमेंट होगा। वहीं पे फॉर्मेटिव असेसमेंट में कोई भी जजमेंट टीचर नहीं देता है बच्चे के बारे में, बट इन समेटिव असेसमेंट टीचर बच्चे के बारे में जजमेंट देता है, उसको मार्क्स देता है। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम हो, जो समेटिव टेस्ट होते हैं, समेटिव असेसमेंट होता है, ये एंड ऑफ द सेशन होता है। जब पूरा सेशन खत्म हो जाता है तब जब हम बच्चे का एग्जाम लेते हैं, दैट कम्स अंडर समेटिव असेसमेंट। जैसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हो गए, आपके एनुअल एग्जाम्स हो गए, तो वो किसके अंदर आते हैं? समेटिव असेसमेंट के अंदर आते हैं। जितने भी आपके यूनिट टेस्ट होते हैं या क्लासरूम के अंदर जो भी टीचर टेस्ट लेता है, वो सब किसके अंदर आते हैं? आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आते हैं। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा और ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। ओके, थैंक यू क्लास।